जय हिंद साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज भैया जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो आप देखोगे आईपीसी पढ़ रहे हैं, भारतीय दंड संहिता, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम हमारा भाई लग गया है 12 तारीख से, तो हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते थे और प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे और इसके बाद इसी में अन्य अध्यायों को, क्योंकि ये बड़ा अध्याय है तो आगे चल के हम अगले अध्यायों में ज़्यादा अध्यायों की बात करेंगे। केवल यहाँ पर आज 4 और मैं जल्द से जल्द आपको समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आईपीसी में और अध्याय कौन सा पढ़ेंगे। अध्याय पढ़ेंगे हम 4। कौन सा भाई? अध्याय 4। तो आइए अध्याय 4 में देखते हैं क्या है। तो अध्याय 4। आप जब अध्याय 4 की बात करेंगे तो यहां से आपसे कह सकता है सीधे शब्दों में, मान लीजिए यही आपसे कह दे कि अध्याय 4 में किसका उल्लेख है, तो यहां पर आपको साधारण अपवाद जो होंगे, कौन से? साधारण अपवाद। तो यहां से आपसे कह सकता है, तो यहां से याद रखिएगा कि आपके आ जाएंगे साधारण अपवाद। तो आप यहां पर आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहीं पर। तो यहां पर आपका आ जाएगा कौन सा? साधारण। कौन सा? साधारण। और ये जो साधारण है और साधारण, इसमें आएंगे अपवाद। कौन से आ जाएंगे भाई? साधारण अपवाद। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साधारण अपवाद का उल्लेख किस अध्याय में है। तो अध्याय 4, और इसकी जो धाराओं का उल्लेख है वो धाराओं का उल्लेख मिलता है 76 से 106 के बीच जाएंगे। कहां से? 76 से 106। इसी भी आप देखोगे प्राइवेट अभिरक्षा के बारे में भी बात की गई है। तो यहां से हम इस अध्याय में आप देखिएगा इतनी चीजों को पढ़ने वाले हैं कि धारा 76 से 106 के बीच में चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करेंगे धारा 76 पर। किसकी बात करेंगे? तो आपकी धारा 76 हो जाएगी। तो यहां से हमारे एग्जाम में ये जो धारा है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर मैं 2 से 3 चीजें बताने वाला हूं जो आपके इस भाग में हर धारा में लगभग काम आएगा। तो ये जो धारा है इसके अंतर्गत व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, क्या कहता है? इस धारा के अंतर्गत यहां पर बात करेंगे, इस धारा के अंतर्गत। तो याद रखिए इस धारा के अंतर्गत क्या करने वाले हैं। तो यहां से याद रखिएगा इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, क्या कह रहे हैं? व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, आपराधिक दायित्व से। तो बात समझे क्या करेंगे? दायित्व से। तो अब यहां से बात कह रहा है कि व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थिति में मुक्ति मिल जाती है। अब किन परिस्थितियों में? वो कह रहा है कि व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थिति में मुक्ति मिल जाती है। उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में मुक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है भाई? मुक्ति मिल जाती है। तो अब आपसे ये कह सकता है भाई कौन सी परिस्थितियां हैं कि अगर हम अपराध कर दें या हो जाए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो जहां वह तथ्य की भूल के कारण, किसकी भूल के कारण? जहां पर वह तथ्य की भूल के कारण हो रहा है। क्या हो रहा हो? जहां पर तथ्य की भूल के कारण। तो यहां से याद रखिएगा थोड़ी बात। तो यहां से अब देखिएगा कि तो यहां पर आ जाएगा तथ्य, जहां पर तथ्य की भूल के कारण। किसकी भूल के कारण? तथ्य की भूल के कारण। तो यहां पर याद रखिएगा किसकी बात की गई है? जहां जिन परिस्थितियों में उसे मुक्ति मिल जाती है, जहां पर तथ्य की भूल क्या हो? आप देखिएगा तथ्य भूल के कारण
तथ्य की भूल के कारण स्वयं, बात समझो, कि तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझता है। क्या करता है? स्वयं को विधि द्वारा, आप देखिएगा, आबद्ध स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझता है, आबद्ध समझता है। तो यहां पर बात करेंगे किसकी? आबद्ध समझता है। तो यहां पर इसको सीधा देखो कि यहां पर आप देखोगे क्या कहा गया, इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थिति में मुक्ति मिल जाती है जहां पर तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझा जाता है। तो इसकी बात समझे कि ये क्या कह रहा है कि तथ्य की भूल के कारण, किस भूल के कारण भाई? तो यहां से याद रखिएगा, वो बात सीधा सीधा कह रहा है तथ्य की भूल के कारण। तो दो चीजें समझो, एक आपकी तथ्य की भूल होती है। किसकी भूल होती भाई? तथ्य। एक आपकी भूल हो जाएगी भाई तथ्य की भूल। तो आप देखोगे जो आपकी तथ्य की भूल होगी, किसकी भूल होगी भाई? एक तथ्य की भूल होगी और एक विधि की भूल होगी। किसकी भूल होगी? विधि की भूल होगी। इन दोनों बातों पर मैं आपको समझाने वाला हूं। एक तो तथ्य की भूल हो गई और दूसरी आपकी विधि की भूल हो गई। तो ये यहां पर एक बात कही गई कि जो तथ्य की भूल होगी वो क्षम्य है। क्या है? क्षम्य है। तो अब देखिएगा कि तथ्य की भूल क्या है? क्षम्य है। तो यहां से समझो कि तथ्य की भूल क्या हो जाएगी? क्षम्य हो जाएगी। तो क्षम्य है। और यहीं पर जब हम बात करेंगे तो ये जो आपकी क्या है? विधि। क्या है? विधि की भूल क्षम्य नहीं है भाई। विधि की भूल आपकी क्षम्य नहीं है। तो इसको बात समझिएगा कि तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। बात समझो कि यहां पर जो मैंने बात की, यहां पर कहा एक तथ्य की भूल आ गई और दूसरी जो तथ्य संबंधी भूल है और दूसरी विधि की भूल है। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है और यहीं पर मैंने बात की तथ्य की भूल क्षम्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इनके बारे में बताता हूं। जैसे बात समझें कि कोई व्यक्ति है, यहां इसको हम रफ करते हैं फिर समझते हैं कि यहां पर एक बात हम समझते हैं और ये बात ये कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसे पता नहीं था, क्या है? उसे पता नहीं था और आपकी मदद के लिए उसने कोई कार्य किया। बात समझे कि उसे कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपकी मदद के लिए उसने काम किया और उस काम के कारण जो आपको मदद कर रहा है वो सद्भावपूर्ण मदद कर रहा है, उसके कारण क्या? अब जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी? तथ्य की भूल। तो इसको कैसे समझेंगे कि तथ्य की भूल क्या होती है? तो सबसे पहले आइए हम इस बात को समझते हैं, क्या कि तथ्य की भूल क्या है। तो हमने कहा तथ्य की जो भूल है वो भाई क्षम्य नहीं है। तो यहां से याद रखिएगा कि तथ्य की भूल जो है वो भाई आपकी क्षम्य नहीं है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन गया क्षम्य, कि तथ्य की भूल क्या होती है? नहीं है। तो यहां पर दूसरी बात हमने क्या कही? तो दूसरी बात हमने कही विधि की भूल। किसकी? विधि की भूल। तो अब विधि की भूल क्या है? तो जब हम विधि की भूल की बात करेंगे तो यहां से याद रखिएगा कि जो विधि की भूल है वो क्षम्य नहीं है। और यहां से ऊपर वाले में कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो तथ्य की भूल है वो आप देखिएगा क्षम्य है। तो आप देखिएगा तथ्य की भूल क्षम्य है। तो आइए अब समझते हैं कि जैसे हमसे कोई भी कार्य हो जाता है जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमें पता नहीं था। क्या नहीं कह सकते हैं? ये हमें पता नहीं था। तो सबसे पहले आप समझो कि अगर इसको समझते तथ्य की भूल क्या है, तो जब हम तथ्य की भूल की बात करेंगे, जैसे मैंने कोई कार्य किया, ठीक, अब मेरा कार्य सद्भावनापूर्ण था,
कि मुझे पता चला कि कोई गिरने वाला था, उसको मैं बचाने गया, कि कोई छत से गिरने वाला था, उसको मैं बचाने गया, जिसके कारण कोई दूसरा गिर गया। तो ये मेरा कोई आशय तो था नहीं ऐसा कि मैं इनको बचा के उनको गिरा दूं। तो जो ये गलती हो रही है मुझसे, तो इसके लिए कहा गया कि जब विश्वासपूर्वक नहीं जानता था कि उसका कार्य से अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा परिणाम हो कि भाई उसके कार्य से अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा परिणाम हो गया जो अपराध है। भाई जो अपराध है, आपराधिक दायित्व से आप देखोगे उन्मुक्ति प्राप्त कर सकता है कि उस पर कोई भी अपराध नहीं लगेगा भाई, कि उसका कोई आशय नहीं था, उसका कार्य था सद्भावना पूर्ण काम। ठीक, तो ये आपका तथ्य की भूल की बात करेंगे। जब हम विधि की भूल की बात करेंगे, किसकी? विधि की भूल। तो विधि की भूल क्या होती है? जैसे हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमने कोई मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो और ये कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि हत्या अपराध की श्रेणी में जाता है, कि भाई मैंने ऐसा कोई कार्य किया जिसे मैंने कहा हत्या हो गई हमसे, हमें नहीं पता है कि ये अपराध है, ये भाई आपसे हत्या हो रही है, तो ये आपका अपराध की श्रेणी में जाएगा। पर आपने किसी को बचाने के लिए अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो वो आपके तथ्य की भूल है, वो क्षम्य है। और अगर कोई विधि की भूल है तो यहां से याद रखिएगा, विधि की भूल आपकी क्षम्य नहीं है। तो ये आपकी धारा 76 की बात की गई कि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको हम करते हैं रफ। क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। तो अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं, और अगली धारा हमारी है 77। ये धारा भी आपकी महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा जाएगा, ये जो धारा है, जैसे कोई न्यायाधीश है, क्या है? कोई न्यायाधीश है, उससे कोई तथ्य की भूल हो गई और उसने कोई आप देखोगे निर्णय दे दिया, और वो निर्णय आप देखोगे किसी व्यक्ति के लिए आप देखोगे मान लो मृत्यु दंड दे दिया किसी को, तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। पर अगर वही किसी व्यक्ति को जानबूझ के दे दे, क्योंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, अगर कोई बात जान के करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर धारा 77 क्या कहती है? इसके अनुसार तथ्य की भूल के कारण, क्या कह रहा है? इस धारा के अनुसार तथ्य की भूल के कारण, तथ्य क्या कह रहा है? इसके कारण तथ्य की भूल के कारण। अब आप देखिए कि बात क्या कह रहा है? तथ्य की भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण न्यायाधीश द्वारा लिया गया निर्णय। क्या कह रहा है? तथ्य की भूल के कारण न्यायाधीश द्वारा लिया गया निर्णय। क्या कह रहा है? लिया गया निर्णय अपराध की श्रेणी में, लिया गया निर्णय अपराध की श्रेणी में। बात समझिएगा, वही बात कह रहा है कि लिया गया निर्णय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लिया गया निर्णय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो यहीं से याद रखिएगा, क्या कह रहा है? नहीं आता। अब होगा क्या कि जब अगर उससे कोई ऐसा निर्णय ले लिया गया जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण प्राप्त है। क्या है? विधि द्वारा आता है, विधि द्वारा। ऐसा है क्यों? विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण। किसके द्वारा? प्रदत्त
शक्तियों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा। तो ये आप देखिएगा जो आपकी धारा 77 है वही बात कह रही है कि अगर तथ्य की भूल है तो वो क्षम्य है, अगर वो विधि की भूल है तो क्षम्य नहीं है। तो आपको मैंने दोनों चीजें बताई, तो इससे आप याद रखिएगा कि विधि की भूल है कि आपने कोई चीज कर दी, अब यह आप कहें कि हमें पता नहीं था, तो भाई ये गलत बात। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई सद्भाव पूर्व काम कर रहे हो, आपसे ऐसा हो जाए कि आप किसी का लाभ करने गए थे, आपसे हानि हो जाए, तब आपको वहां पर आप देखोगे अपराध की श्रेणी में नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखिएगा। इसके बाद धारा 77 आपकी हो गई। अब आपकी अगली जो धारा हम पढ़ेंगे, तो अगली धारा हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, आपकी 79 की धारा हम पढ़ेंगे, कौन सी, 79। अब धारा 79 क्या कहती है, तो अब आप इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, भाई यहां पर बात कर रहे हैं इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, क्या कह रहे हैं, इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से, इससे आपराधिक दायित्व से, अब आप देखोगे किससे बात कर रहा है, आपराधिक दायित्व से। तो आप यहां पर समझो, कह रहा है एक व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से, उस परिस्थिति में, क्या कह रहा है, दायित्व से उस परिस्थिति में, से उस परिस्थिति में आप देखोगे, अब ये कह रहा है किन परिस्थितियों में, कि उस परिस्थिति में छूट मिल सकती है, उस परिस्थिति में मुक्ति मिल सकती है, जहां वह व्यक्ति क्या कह रहा है कि परिस्थिति में मुक्ति मिल सकती है, क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो अब बात समझो कि ये बातें आपको यहां से थोड़ा याद करना होगा कि अब उसे मुक्ति मिल सकती है जहां वह व्यक्ति या तो किसी तर्क संगत, क्या कह रहा है, जहां वह व्यक्ति या तो जहां पर वह व्यक्ति, क्या कह रहा है, वह व्यक्ति तर्क संगत, बात समझते रहना, तर्क संगत। तो अब आप देखोगे तर्क संगत जाओगे, तर्क संगत को कार्य कर, कोई तर्क संगत कार्य को करता है या तथ्य की भूल के चलते, क्या कह रहा है कि व्यक्ति तर्क संगत कार्य को करता है, क्या करता है, कार्य को करता है। तो बात समझो, वो कह रहा है कि व्यक्ति तर्क संगत कार्य को करता है या तथ्य की भूल के चलते सद्भाव पूर्वक, जो मैंने बात कही, या तथ्य की भूल, या तथ्य की भूल, भाई वही तथ्य की भूल, किसकी भूल भाई, यहां से इस बात को याद रखिएगा कि आपका क्या आ जाएगा, तथ्य की भूल। तो यहां से इस बात को याद करें कि ये जो है भाई क्या हो जाएगा, आपका तथ्य की भूल। तो आप तथ्य की भूल को बात समझें कि ये कैसी भूल हो गई, तथ्य की भूल। अब तथ्य की भूल में होगा क्या कि तथ्य की भूल के चलते सद्भाव पूर्वक या विश्वास करता है, तथ्य की भूल के चलते, किसकी, तथ्य की भूल के चलते सद्भाव
पूर्वक, इसी की बात मैं कर रहा था कि अगर बात सद्भाव पूर्वक है, किसकी है, सद्भाव पूर्वक है, तो उसे छूट मिलनी ही तय है। तो कह रहा सद्भाव पूर्वक यह विश्वास कराता है, क्या कराता है, यह आपको विश्वास दिला देता है कि सद्भाव पूर्वक यह विश्वास कराता है कि, क्या कराता है, कि यह विश्वास कराता है कि, क्या कराता है, विश्वास कराता है कि, कराता है कि। तो आप बात समझे कि अब वो बात कह रहा है कि ये आपको विश्वास कराता है कि, अब काहे का विश्वास कराता है, कि उसके द्वारा किया गया कार्य, कि उसके द्वारा किया गया कार्य, बात समझे, कि उसके द्वारा किया गया कार्य, क्या कह रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य, आप देखिएगा उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के अंतर्गत तर्क संगत है। क्या कह रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के अंतर्गत तर्क संगत है। तो यहां पर याद रखिएगा तर्क संगत है। तो यहां से आप ध्यान से देखें, धारा 79 साफ साफ कहती है, इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्वों से उस परिस्थितियों में मुक्ति मिल सकती है जब वह यह व्यक्ति तर्क संगत कार्य को करता है या तथ्य को भूल के चलते सद्भाव पूर्वक या विश्वास करता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के अंतर्गत तर्क संगत है। तो अब इस बात को समझें कि यहां पर इसने जो बात कही है वो वही बात कह रहा है कि तथ्य की भूल क्या है, क्षम्य है। कि अगर किसी भूलवश हो जाता है, आप करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया, क्या करने गए थे, कि करने कुछ और गए हम, हो कुछ और गया। तो अब इसकी बात करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं कहां पर भाई, आगे की तरफ। तो यहां से आप देखिएगा आगे की तरफ ये दोनों धाराएं आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इसे करते हैं रफ, क्या कर देते हैं, इससे हम कर देते हैं रफ। तो इसको रफ करते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं कहां पर, आगे की ओर। अगली जो धारा है धारा नंबर 80, ये आप देखो कि यहां पर आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या हो जाएगा, और ज्यादा चीजें आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा आपके समझ में आ रही हैं अगर चीजें, तो भाई आप इस क्लास को शेयर कर दो। अब आगे चल के धीरे धीरे हम आपको लाइव भी मिलेंगे, पर हमने कहा है कि कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, उन समस्याओं को धीरे से हम खत्म करते हैं। और जैसे यहाँ पर वाईफाई लगता है वैसे ही आपको क्लास लाइव मिलने लगेगी। अब आप देखोगे, अब एक बात धारा 80 कहती है, कौन सी धारा, धारा 80। तो आइए धारा 80 में हम किन चीजों को पढ़ेंगे, तो आओ धारा 80। तो धारा 80 कहती क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं फिर पढ़ते हैं। कहते हैं जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है तब वह अपराध नहीं होता। जब कोई कार्य दुर्घटना में होता तो वह अपराध नहीं होता, लेकिन उस कार्य के लिए आवश्यक यह है कि, बात समझो कि धारा 80 कहती जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है, और समझते हैं कि कब, कह रहा है कि जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है, किसने, दुर्घटना में होता है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है तो वह अपराध नहीं होगा। जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है तब अपराध नहीं होगा, तब आपका कह रहे हैं हम अपराध नहीं होगा।
तो अब यहां पर आप देखिएगा अपराध नहीं होगा। तो इसको समझते हैं, इसके 3 से 4 पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे कि कार्य कब दुर्घटना में हुआ, कैसे हुआ, इस बात को भी समझते हैं। यहां पर 3 से 4 पॉइंट है। जैसे मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि कुल्हाड़ी से मान लो कोई काम कर रहा है, रमेश को मान लेते हैं कि रमेश कोई कार्य कुल्हाड़ी से कर रहा है और कुल्हाड़ी से वो लकड़ी को काट रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि वो कुल्हाड़ी का जो डंडा था वो टूट गया, कि कुल्हाड़ी का जो डंडा था वो टूट गया और टूटने के बाद वो कुल्हाड़ी किसी व्यक्ति को पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई इसमें उसका कोई दुराशय नहीं था, उसने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि भाई उसके द्वारा कार्य किया जा रहा था और उससे क्या हुआ कि वो जो डंडा था, कुल्हाड़ी का बेंट था, वो टूट गया और टूटने से कुल्हाड़ी जो थी जो वो उछल के किसी व्यक्ति के लग गई और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंच गया, मान लो उसकी मृत्यु हो गई या उसको कट गया। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। भाई वह व्यक्ति को नहीं पता था कि मेरा ये जो डंडा है वो टूट जाएगा। अगर जब ये बात नहीं पता चली तो वही कह रहा है, जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है, जब कोई कार्य दुर्घटना में होता है तब वह अपराध नहीं होता है, लेकिन उस कार्य के लिए आवश्यक हैं कुछ चीजें। अब उन चीजों को देखते हैं। अपराध नहीं होगा पर हमने कहा इसके लिए कुछ चीजें आवश्यक होंगी, जैसे यह दुर्घटना या दुर्भाग्य में हुआ हो। बात समझो कि कह रहा है कि एक बात कह रहा है फर्स्ट नंबर यहां पे कि यह दुर्घटना या दुर्भाग्य में हुआ है, दुर्भाग्य में हुआ हो। तो अब बात समझो कि वही तो बात मैंने कही कि जब मैं किसी कार्य को कर रहा था, ठीक है, तो उसके कारण जैसे आप देखोगे कि मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूं और उससे क्या हुआ, मेरा ब्रेक फेल हो गया जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। तो मैंने इस बात को जान के तो ब्रेक फेल नहीं किया, पर इसमें देखना पड़ेगा तो ये काम जान के तो नहीं किया गया। आपने चेक किया था कि क्या ब्रेक सही है, अगर सही है तो आपको यहां पर इस दोष से उन्मुक्ति मिल सकती है। ये धारा 80 कह रही कि कोई भी कार्य हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली धारा की ओर। किसकी तरफ बढ़ेंगे, अगली धारा की ओर। तो अगली धारा की ओर, तो ये धारा आप बिल्कुल समझ गए। यहां पर मैं कई सारे एग्जाम्पल और भी लिख सकता हूं कि ठीक है, तो बस इतना लें और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगली धारा लेते हैं। तो अगली धारा लेने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आओ चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसे हम रब करते हैं। तो यहां से मैंने आपको चीजों को बता दिया, तो आप इसके नोट्स तैयार करते रहें और मैं प्रयास यही करूंगा कि जल्द से जल्द ये चीजें क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, ठीक है। तो अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। तो जो अगली धारा हमारी है वो धारा आपकी 81 है। कौन सी है, 81 है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो धारा है वो 81 क्या कहती है कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व। किसकी बात करेगा, आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की बात करता है। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है, आवश्यकता के आधार पर। तो बात ये कह रहा है कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से बचाव। किससे, आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से बचाव। तो यहां से आप देखिएगा से बचाव की बात कर रहा है कि अब बचाव क्या होंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है कि बचाव संबंधित है, ठीक। अब अगली धारा की बात करेंगे। जो धारा 82 है वो सीधे शब्दों में है, ये धारा आपकी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस धारा पे आप स्टार लगा लें
और ये धारा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये धारा 82 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है यदि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा, क्या बात कर रहा है, इस धारा में बात करेगा 7 वर्ष से कम आयु, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा, के शिशु द्वारा। तो बात क्या कह रहा है कि 7 वर्ष की आयु से कम शिशु द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो, कि भाई 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो क्या बनेगा, कोई अपराध किया जाता है तो, क्या किया जाता है कि अपराध किया जाता है तो क्या बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई 7 वर्ष से कम उम्र का शिशु है, क्या अपराध कर देगा तो वो अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो यहां पर धारा 82 साफ साफ कह रही है कि अगर कोई 7 वर्ष का बालक और वो अपराध कर देता है तो भैया यहां से याद रखिएगा कि वो अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। तो यहां से याद करो कि अगर 7 वर्ष का कोई बालक है, उससे कोई अपराध होता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। कि 7 वर्ष से कम उम्र का बालक है और अगर उससे कोई अपराध होता है, कोई मर्डर भी होता है, तब भी वह बालक अपराधी नहीं होगा, ठीक है। और ये बात कौन सी कहती है, आपकी धारा आपकी 82 कहती है। तो इस धारा को याद करें, धारा 82। अब यहीं पर अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं और वो धारा भाई आएगी आपकी 83। कौन सी धारा आ जाएगी, आपकी 83। अब 83 में क्या कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर, अब अभी तक 7 वर्ष से कम की बात की, अब 83 में कहा 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर। यहां पर नोट करें कि धारा 83 में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष से ऊपर, ठीक है, पर 12 वर्ष से कम। 7 वर्ष से ऊपर, पर यहां पर बात क्या कर दी, 12, किससे, 12 वर्ष से ऊपर। 7 वर्ष से कम, सॉरी 7 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से कम यहां पर करिएगा, दोनों जगह ऊपर नहीं। तो अब आप देखिएगा कि 12 वर्ष से कम। अब कोई व्यक्ति है कि 7 वर्ष से उसकी आयु ऊपर है और 12 वर्ष से कम है, तो ऐसे शिशु द्वारा कोई कार्य क्या कर सकता है, ऐसे शिशु द्वारा, ऐसे शिशु द्वारा, शिशु मतलब बालक ही होता है, शिशु द्वारा, कि भाई अगर ऐसा कोई बालक है, उसने कोई अपराध कर दिया है, तो कह रहा शिशु द्वारा कार्य किया जाता है तो वह भी अपराध नहीं होगा। कार्य किया जाता है तो, और कार्य कैसा, आपराधिक, कार्य किया जाता है तो वह भी क्या, वह भी अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। पर अगर मान लो कि बच्चा समझ रहा है और फिर वो काम कर देता है, कि बच्चे को पता है कि जैसे कि मान लो घर में कोई बालक है और वो हाथ में चाकू लिए हुए है और उसको नहीं पता है कि चाकू से आपकी गर्दन कट सकती है और उससे ऐसा हो गया तो वो अपराध नहीं, पर उसे पता है कि चाकू से ही गर्दन कटेगी और वो काट देता है तो वह अपराध की श्रेणी में जाएगा। क्या करेगा, वह अपराध की श्रेणी में जाएगा। तो ये बात आपकी हो गई कौन सी, ठीक है, ये आपकी धारा 82 की हो गई। अब आप लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, अब ये दो बातें हो गई कि अगर 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कोई अपराध है तो वह अपराध नहीं होगा।
अगर 7 से ऊपर बालक है और 12 से कम है तब भी अपराध नहीं होगा, पर यह कंडीशन वाइज है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगली जो धारा है, हम अगली धारा को पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है और पूछेगा भी। तो जो अगली धारा हमारी है वो धारा हम 88 पढ़ेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब धारा 88 में क्या आएगा? तो धारा 88 कहती किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से, कि भाई किसी व्यक्ति का लाभ है, उसको सम्मति से सद्भाव पूर्व किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। मान लो किसी व्यक्ति का आप काम कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि उससे व्यक्ति को हानि हो जा सकती है, तो उसमें भाई आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, चाहे उसमें मृत्यु क्यों ना हो जाए। ठीक है भाई, आपका कोई दुराशय ऐसा नहीं था, आपका कोई आशय नहीं था कि हमें इनकी हत्या करनी है। ठीक है, वो हो गई, वो बात अलग है। तो यही कह रहा है किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से, कि भाई उससे हमने अनुमति ली कि आपके लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो धारा 88 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप लिखें। तो धारा 88 कहती है क्या? किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से, सम्मति से। तो बात साफ साफ कह रहा है किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्व किया गया कार्य। कैसा? सद्भाव पूर्व किया गया कार्य, सद्भाव पूर्व किया गया कार्य। तो साफ साफ कह रहा है कि किसी व्यक्ति के सद्भाव पूर्व किया गया कार्य। तो यहां से बात समझिएगा कि किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से किया गया सद्भाव पूर्व कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। क्या हो? जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। तो आप देखिएगा यहां से आपकी ये चीजें ना हो, तो ये आपकी धारा 88 कहती है कि अब अगली धारा की ओर बढ़ेंगे और धारा 94 की बात करेंगे। तो यहां से सीधे सीधे याद करो कि जहां पर कुछ चीजें बताने वाली होंगी मैं बताऊंगा सीधे सीधे, क्योंकि हमें जल्दी परीक्षा के समय तक मुझे कराना भी है और मैं ये करा दूंगा। ठीक है कि 94, बस आप लोग इसे शेयर करते रहो, लगातार करते रहो भाई। आपको एक एक चीज मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक बात बता रहा हूं। तो यहां से आपकी 94 की तरफ चलते हैं। वो कहती हत्या मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों। वो क्या कहती, बात क्या कह रही? हत्या। किसकी बात कर रही? हत्या। अभी आने वाली है कि हत्या अगर करोगे तो कौन सी धारा लगेगी। दूसरी बात कह रहा है मृत्यु दंड। कौन सा? मृत्यु दंड। कि हत्या मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों, हत्या मृत्यु दंड से दंडनीय, कौन सा? दंडनीय। हत्या मृत्यु दंड से दंडनीय या उन अपराधों की बात करेंगे। किसकी? या उन अपराधों की। किसकी बेटा? अपराधों की। तो अब आप बात करते हैं कि कौन से अपराध? जो राज्य के विरुद्ध हो, कि भाई हत्या मृत्युदंड से दंडनीय उन अपराधों की जो भैया राज्य के विरुद्ध हो। किसके? जो राज्य के विरुद्ध हो भाई, राज्य के विरुद्ध हो। बात समझिएगा, किसकी बात कर रहा है? राज्य के विरुद्ध की बात कर रहा है।
तो ये याद करो कि अगर राज्य के विरुद्ध कोई कानून हुआ तो कहां जाएगा, 94 में कह रहा है। अगर विरुद्ध है तो अब आप देखो कि कोई बात विरुद्ध है तो इसको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जिसका कोई व्यक्ति मृत्यु। तो आप देखिएगा कि कह रहा है कि जो राज्य के विरुद्ध है, छोड़कर कोई बात, इसको छोड़कर कोई बात, छोड़कर कोई बात, क्या कह रहे हो कि छोड़कर कोई बात समझे, कि छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जिसका कोई बात अपराध नहीं है, बात समझे, कि अपराध नहीं है। इसको मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि अपराध नहीं है जिसका कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत आप देखोगे धमकी द्वारा विवश किया जाने से हो। क्या कह रहा है, जिसका नहीं है, जिसका कोई व्यक्ति, जिसका कोई व्यक्ति मृत्यु, ठीक, कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी, कि व्यक्ति मृत्यु के तुरंत धमकी, तो आप देखिएगा तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने से, धमकी द्वारा विवश किया जाने के परिणाम स्वरूप करता है। धमकी दिए द्वारा विवश किए जाने के, कि धमकी द्वारा विवश किए जाने से परिणाम स्वरूप करता है, परिणाम स्वरूप करता है। तो आइए देखते हैं कि धारा 94 क्या करी, हत्या मृत्यु दंड से दंडनीय या उन अपराधों की जो राज्य के विरुद्ध छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जिसका कोई व्यक्ति मृत्यु के तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के परिणाम स्वरूप करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ते हैं भाई आगे की ओर और अगली धारा की तरफ। आप देखो कि यहाँ से मैं लगभग जो भी धारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो प्रीवियस ईयर आई हुई है या मैंने आप देखोगे उनको अपने इसमें स्थान दिया है, तो आप इसको करें, आप आसानी से परीक्षा में करके आएंगे। ठीक है, तो अगली धारा की तरफ पढ़ते हैं। अब आप देखोगे जो हम 96 से 106 की ओर पढ़ेंगे तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा पढ़ेंगे। कौन सी भाई, 96 से 106, इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। कैसा, प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो यहां पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, इसको सीधे याद कर भी लीजिएगा कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो कहां से कहां तक है। तो प्रथम क्वेश्चन 96 से 106, कहां तक, 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात की गई। तो जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, जैसे हम कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि अपनी आत्मरक्षा में, अगर अपनी आत्मरक्षा में हमें किसी का हत्या भी करना पड़ जाए तो अपराध नहीं है। बात समझिएगा कि आत्मरक्षा यहां पे जितनी भी बात करेंगे अपनी सुरक्षा की बात करेंगे, कि हमें जीने का अधिकार है, हमें अगर कोई विवश करता है तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं, पर वो परिस्थितियां क्या थी उनको देखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि किसी को भी गोली मार दो और सेल्फ डिफेंस दिखा दो। तो यहां पर 96 से 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा आप देखोगे सेल्फ डिफेंस की बात की गई है, कि आप पर अगर कोई संकट आ जाए तब आप निपटते हो, तो क्या वह अपराध होगा या नहीं होगा। ऐसा आप आर्टिकल 21 प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर उसके कोई विरुद्ध जाता है तो हमें भी एक्शन लेने का अधिकार है, अपनी स्वयं रक्षा करने का अधिकार है। तो सबसे पहले हम किस बात की करेंगे, तो पहली ही धारा की बात करेंगे और आपकी धारा आ जाएगी 96। कौन सी धारा? 96। अब ये धारा कहती क्या है, तो कहता है इसके तहत कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा जब वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। तो क्या बात कह रहा है? इसके तहत कोई कृत्य, बात समझिएगा, इसके तहत, इसको समझना, जो मैंने बात कही वही है, इसके तहत कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसके तहत कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्या कर रहा है? इसके तहत कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा जब वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के प्रयोग में किया गया हो। नहीं माना जाएगा जब वह निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया गया हो। क्या कह रहा है? निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के प्रयोग में किया गया हो, के अधिकारों के लिए प्रयोग किया गया हो। तो बात समझिएगा, प्रयोग किया गया हो। तो सबसे बात समझो कि सेल्फ डिफेंस यही है। जैसे आप समझो कि आप पर 10 लोग या 15 लोग कोई भी आपके घर पर चढ़ाई कर देते हैं, उस परिस्थितियों में अगर आपने जो भी, आप देखोगे आत्मरक्षा ही तो है कि भाई अगर हम पर 20 लोग चढ़ाई कर दे रहे हैं तो उनसे मेरी जान को खतरा है, और उसके लिए सेल्फ डिफेंस में अगर कोई कार्य अपनाया गया या मेरे द्वारा कोई भी कृत्य किया गया, जैसे मेरे द्वारा, या आप देखोगे कोई चीज मार दी गई, पत्थर मार दिया गया और उस पत्थर से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो भाई हमने अपनी निजी प्रतिरक्षा के लिए किया, अपनी आत्मरक्षा में किया, सेल्फ डिफेंस के लिए किया, तो उसमें आप देखोगे वो अपराध नहीं माना जाएगा। साफ साफ आपकी 96 बात कह रही है कि इसके तहत कोई भी कृत्य, क्या कह रहा है? इसके तहत कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा? अपराध नहीं माना जाएगा जब वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के लिए प्रयोग किया गया हो। तो बात समझो कि वो साफ साफ कह रहा है कि ये कृत्य जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस बात को समझें। अब अगली जो धारा है हमारी, वो हमारी है 97। कौन सी है? 97। 97, इसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या अन्य व्यक्तियों को, क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आप हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहे जो भी हो, साफ साफ कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या अन्य व्यक्तियों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या अन्य व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या अन्य व्यक्तियों, बात समझे कि चाहे अपनी हो चाहे अन्य व्यक्तियों की हो। तो आप देखिएगा अन्य व्यक्तियों की जब बात करेंगे, अन्य व्यक्तियों की बात करेंगे, तो अब आप देखोगे अन्य व्यक्तियों के शरीर तथा संपत्ति दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे अपनी हो चाहे अन्य व्यक्तियों के शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार, या संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार। भाई आपसे कोई, आपने जो धन अर्जित किया है, कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता कि प्रतिरक्षा का अधिकार दे रही है। और कौन सी धारा?
97। तो सेल्फ डिफेंस याद रखिएगा 96 से 106। इनको बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा में जाना हो ना जाना हो हमें ऐसे भी याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे भी हमें इन चीजों को याद करना चाहिए। तो अगली जो धारा बढ़ेंगे हम 100 पे आ गए भाई, 1 से चले थे 100 धारा पे आ गए, हमको 511 तक जाना है। कहां तक जाना है? 511 तक जाना है। तो पहले जाना है तो भाई इसका स्क्रीनशॉट भी तो लेना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। और वैसे स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप नोट्स बनाएं। क्या करें? आप नोट्स बनाएं और नोट्स से आप देखो कि मैंने कहा 1-2 घंटे में आप इसको रिवीजन करके चले जाओगे और सीधा सीधा धारा नहीं मिलेगी। तो ये किसी न किसी रूप में आपको आप देखिएगा उसमें जैसे आपके 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शनों में 2 धाराएं पढ़ी है तो 2 में आप लगा सकते हो, माइनस मार्किंग भी नहीं है। पर आप पता चला चारों में चारों नहीं आ रही हैं, तब कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो अगली धारा भाई हम बढ़ते हैं किसकी धारा की तरफ? 100। किसकी तरफ बढ़ेंगे? 100। तो अब देखते हैं 100 क्या कह रही है। और 100 तो भैया शतक पहुंच गया है। और शतक वाला आपका इंपॉर्टेंट है, कह रहा कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के शरीर के निजी सुरक्षा। भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के शरीर के निजी सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत्यु तक कारित करने का अधिकार। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पर 15 से 20 लोग चढ़ाई करे हुए हैं, अगर उन परिस्थितियों में आप ढेला मार देते हैं या पत्थर मार देते हैं या गोली चला देते हैं या किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब भी आप पर कोई अपराध नहीं बनने वाला है। पर कुछ कंडीशन है वैसी। तो कह रहा है कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के शरीर की निजी सुरक्षा, कुछ परिस्थितियों में, बात समझिएगा, कुछ परिस्थितियों में। तो यहां से आपको समझना होगा कि वो साफ साफ कह रहा है कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी। हर जगह नहीं आप किसी को मार दो और सिर्फ डिफेंस दिखा दो, तो वो आपको साक्ष्य देने होंगे। क्या देने होंगे? साक्ष्य देने होंगे। अगर साक्ष्य दे ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के शरीर, कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के शरीर, व्यक्ति के शरीर, किसकी बात कर रहा है? व्यक्ति के शरीर के निजी सुरक्षा, व्यक्ति शरीर की, बात समझिएगा, की निजी सुरक्षा, की निजी, छोटी की मात्रा लगेगी, निजी सुरक्षा, सुरक्षा। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आप देखोगे इस पर लिखना भी सही होता जा रहा है। मैंने कहा था धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी। तो निजी सुरक्षा के अधिकारों के अंतर्गत, निजी सुरक्षा के अधिकारों के अंतर्गत तो आपसे कह सकता है कि निजी सुरक्षा के अधिकारों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु, क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसकी बात कर देगा? किसी व्यक्ति की मृत्यु। भाई मृत्यु हुई जा रही, मृत्यु तक कारित करने का अधिकार, मृत्यु तक कारित करने का अधिकार, कारित करने का अधिकार। कि भाई अगर आप पर कोई अटैक कर रहा है, आपके परिवार पर कोई अटैक कर रहा है, तो अगर आपसे साफ साफ कह रही है धारा 100 कि उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का आपको अधिकार है, तो यहां पर देखो यही तो बात कर रहे हैं कि मृत्यु तक कारित करने का अधिकार। तो इस बात को समझें कि मृत्यु तक आप किसी की हत्या भी कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, इसके बाद हम जो अगली धारा पढ़ने वाले हैं 102। कौन सी? 102। तो ये बात समझ में आना है कि निजी प्रतिरक्षा में अगर आपके शरीर को कोई हानि पहुंचा रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक। अगली धारा कि अब आप देखो कि इसमें भी आपके शरीर की ही प्रतिरक्षा, क्योंकि ये प्राइवेट है ही,
तो यहां शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कह रहा है 102। कौन सा? 102। अब 102 साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो वो कह रहा है शरीर की निजी प्रतिरक्षा, शरीर की निजी प्रतिरक्षा, शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। क्या कह रहा है? का अधिकार। अब कैसा अधिकार, इसी धारा में बात करेंगे। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। कब? उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध की आशंका या धमकी से शरीर को संकट की आशंका हो जाती है। भाई उसी समय मान लो आपके सामने कोई आया, आपको धमकाने लगा कि आपको मार देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, आप देखोगे गोली बम निकालने लगा, तो आपको समझ में आने लगा कि मतलब दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। तो उस क्षण में चाहे वो अपराध नहीं भी हो, तब भी किया गया हो, तब भी आप वह तब तक बना रहेगा। ठीक है, कि वह अपराध करे ना करे, तब भी आप शरीर के लिए, अगर आपके निजी अधिकारों पर कोई अटैक करता है तो आप वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये 102 भी वही बात कह रही है। 102 भी वही बात कह रही है। तो क्या कह रही है? कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो इसकी बात समझे, कहां पर प्रारंभ हो जाता है? उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध की आशंका या धमकी से हो जाता है। जब, कब? जब आपको अपराध की आशंका हो, जब अपराध की आशंका होने लगे। क्या होने लगे भाई? अपराध की आशंका होने लगे, कि अब लगे कि अब अपराध होगा। अपराध की आशंका या धमकी से शरीर, या धमकी से शरीर को संकट, क्या हो जाए? धमकी से शरीर को संकट होने लगे। क्या हो जाए? धमकी से शरीर को संकट की आशंका पैदा होती है। धमकी से शरीर को संकट की आशंका पैदा होती है। तो क्या होती है? आशंका पैदा होती है। तो ये बात समझे कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपको कोई धमकी दे रहा है, या आप उसके कारण कोई संकट आने वाला है, या आप ऐसी आशंका माइंड में होती है, तो वह चाहे वह अपराध नहीं भी किंचन किया गया हो, चाहे वह अपराध नहीं किया गया हो जो आपको लग रहा है, तो यही कह रहा है चाहे वह अपराध नहीं किंचन किया गया हो, नहीं किंचन किया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको लिखते हैं कि किंचन नहीं किया गया हो, और वह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहती है। तो बात समझिए, इसके आगे बढ़ा लें कि किंचन किया गया है, और वह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहती है। भाई तब तक तो आपको दिक्कत होती रहेगी ना, कि जब तक आपके पास कोई व्यक्ति खड़ा है, बम लिए, गोली लिए, तो आपको तो डर है ही है जब तक वो नहीं जाता है। तो वही वो बात कह रहा है। तो धारा 102, ठीक है। इसके बाद एक धारा 103 पढ़ लेते हैं, और फिर आप देखोगे पेट प्रतिरक्षा की बात होती है खत्म। और फिर जल्दी से जल्दी हम आपके लिए एक, आप देखिएगा कि इसकी प्रैक्टिस भी ले जाएंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी चीजें आसान हो जाए। तो ये अध्याय 4 है। अगली सीरीज में अध्याय 5, 6 छोटे छोटे हैं, उनको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है,
उनको क्या कर लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे यहीं से। तो ठीक है, अगली धारा की ओर बढ़ते हैं और अगली धारा हमारी कौन सी आ गई, 103 नंबर। कौन सी, 103 नंबर। तो यह उन परिस्थितियों की बात करती है। अब यह उन परिस्थितियों की बात करती है जिसमें आप देखोगे किया गया है तब तक परिहित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। भाई यह उन परिस्थितियों की बात कर रहा है, का वर्णन किया है। इस धारा में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा उन परिस्थितियों का वर्णन, यहीं से चालू कर देते हैं। परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। अब किन बातों का वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं। तो यहां पर जो वर्णन किया गया, जब तक पीड़ित व्यक्ति, भाई जब तक पीड़ित व्यक्ति, क्या किया गया है, जब तक पीड़ित व्यक्ति, इसकी बात समझो कि जब तक पीड़ित व्यक्ति की बात की गई। अब ये व्यक्ति क्या करेगा भाई, कि जब तक पीड़ित व्यक्ति या अन्य, भाई जब तक पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा, जब तक पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा, तो इसकी बात समझो कि जब तक कह रहा पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। हमलावर व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती, की मृत्यु कारित की जा सकती है, की जा सकती है। तो यहां से आप देखिएगा कि ये आपकी धारा हो गई, क्या वर्णन किया गया है कि जब तक पीड़ित व्यक्ति का या अन्य व्यक्ति द्वारा हमलावर व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, तब भी कोई अपराध नहीं होगा। क्या होगा, तब भी कोई अपराध नहीं होगा। और 106 अंतिम प्राइवेट प्रतिरक्षा की धारा को पढ़ते हैं और फिर हम लोग कहाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं। आप लोग बस इसको शेयर करते रहें, ये प्यार और समर्थन बना रहेगा तो हम 12 तक पूरा करने का प्रयास अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे, आपको परीक्षा में ले जाने का। आपको परीक्षा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसे कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो यहाँ पर जो धारा 106 है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घातक हमला किया जाता है, क्या बात कर रही है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घातक हमला किया जाता है, तो क्या किया जाता है, घातक हमला किया जाता है तो इस बात को समझे कि जब किसी व्यक्ति पर घातक हमला किया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जाने से, क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घातक हमला किया जाता है तो भाई वो व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करेगा ही ना। तो कह रहा है और उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो और उस व्यक्ति द्वारा, तो अब आप देखोगे क्या कह रहा है, उस व्यक्ति द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा, क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग। बात समझिएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग। तो बात समझे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग भाई करा ही जाएगा, किया जाने से निर्दोष व्यक्ति को क्षति होने से, कि भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जाने से, प्रयोग किया जाने से निर्दोष व्यक्ति को, भैया अगर कोई निर्दोष है, निर्दोष व्यक्ति को, तो बात समझे किसकी बात कर रहा है, निर्दोष व्यक्ति को क्षति होने का संभावना है।
भाई निर्दोष व्यक्ति को क्षति होने की संभावना है। किसकी होने की संभावना है। तो आप देखोगे जब ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हो और उसमें किसी निजी व्यक्ति को क्षति हो सकती है तो भी वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? संभावना है। तब भी क्या? तब भी वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकता है। प्रयोग कर सकता है। तो ये बात हुई आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा की अंतिम धारा। किसकी? प्राइवेट प्रतिरक्षा की अंतिम धारा। और धारा पहुंच गया 106। अब आप देखोगे 2 दिन में हम आपकी धाराओं को समाप्त करने वाले होंगे। अगले वीडियो को हम ज्यादा समय तक बढ़ाएंगे। वैसे तो हम लाइव का ही प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई जिस दिन लग गया उस दिन लाइव हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं देते हैं विराम, और नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए भाग 5। कौन सा? भाग 5 आपका संघ। और उसमें मैं आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट के बारे में वहां पर चीजों को करवाऊंगा। और अगली कड़ी मैं लेकर आ रहा हूं भाई एसएससी जीडी वालों के लिए, वो स्पेशल होगी, पर यूपीएसआई के लिए भी होगी, क्योंकि आपको लगातार 3 दिन से वीडियो मिल रही हैं। आप देखिएगा कि इस समय दीपावली आई थी, तो उसी में आप देखोगे सभी व्यस्त थे, आप भी थे, हम भी थे। पर आगे बढ़ेंगे, अब हर्ष खत्म, अपने काम पर आ जाएं, और हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना, तो उसी में लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।